तो चलिए देखते हैं स्विच गियर और प्रोटेक्शन के अगले चैप्टर के एग्जाम। तो हम पहले आपको रिले और उनकी करैक्टरिस्टिक और उनके कंस्ट्रक्शन बाकी आदि की चीज़ों के बारे में बता चुके हैं कि उनकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती हैं, और इनके डायग्राम भी बताकर आपको बता चुके हैं, डायग्राम बनाकर, कि वो कैसे कैसे कहाँ काम करती हैं। देखिए अब यदि हम कहें, मैं आपको कप टाइप इंडक्शन रिले, कप टाइप डिस्क का नाम है इंडक्शन कप टाइप रिले, इंडक्शन डिस्क टाइप रिले, थर्मल रिले, इंडक्शन डिस्क टाइप रिवर्स पावर डायरेक्शन रिले आदि बहुत सारी रिले के बारे में बता चुका हूँ। और भी बताई थी मैंने इंडक्शन डिस्क टाइप डिफरेंशियल ओवर करंट रिले, इंडक्शन डिस्क टाइप ओवर करंट डायरेक्शनल रिले। देखिए अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, जिसमें हमारा है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन स्कीम। कौन सा भाई? इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन स्कीम। की स्कीम क्या क्या बनाई जा सकती हैं इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में, और किस किस फॉल्ट के विरुद्ध बनाई जा सकती हैं। पहले फॉल्ट को देखिए कि मैंने बोला है स्कीम, कौन सी स्कीम है, किस फॉल्ट के लिए बनाई जा सकती है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द एबनॉर्मल कंडीशन में, जब हमारे पास फॉल्ट एकदम नॉर्मल कंडीशन में होता है, विदाउट फॉल्ट। पहला देखिए ओवर करंट फॉल्ट, ओवर करंट प्रोटेक्शन स्कीम। पहली देखिए ओवर करंट प्रोटेक्शन स्कीम्स, कौन सी भाई? प्रोटेक्शन स्कीम्स। दूसरी होती है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम्स। कौन सी होती है? डिफरेंशियल। कौन सी होती है? डिफरेंशियल डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम्स। कौन सी भाई? डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम्स। एक होती है मेरे पास डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम्स, तीसरी होती है डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम्स। तो स्कीम कौन सी है भाई हमारे पास? डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम। क्या बोला जाता है इसको? डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम। अगली हमारे पास स्कीम होती है कैरियर करंट प्रोटेक्शन स्कीम। एक होती है हमारे पास चौथी कैरियर करंट प्रोटेक्शन स्कीम्स। कौन सी होती है भाई? कैरियर करंट प्रोटेक्शन स्कीम। ये सब एबनॉर्मल की कंडीशन में काम करती हैं। पहला देखिए, पहला है हमारे पास भाई ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओवर करंट प्रोटेक्शन में देखिए, ओवर करंट प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं, एक या एक से अधिक रिले को ओवर करंट प्रोटेक्शन में, ओवर करंट फॉल्ट की कंडीशन में ऑपरेट होने के लिए डिजाइन करा जाता है या इंस्टॉल्ड करा जाता है। ऐसे इंस्टॉल्ड करें कि जब कभी भी हमारी ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन या फीडर लाइन में क्या हो, ओवर करंट फॉल्ट हो। ओवर करंट फॉल्ट हो, चाहे लीकेज के कारण हो, चाहे शॉर्ट सर्किट के कारण हो, चाहे ग्राउंड के कारण हो। यदि किसी भी कंडीशन में करंट ओवर होती है तो उस कंडीशन में रिले क्या होनी चाहिए? रिले ऑपरेट होनी चाहिए। तो ऐसी स्कीम को बोला जाएगा ओवर करंट प्रोटेक्शन स्कीम। और ये भी ध्यान रखिए, एक तरीके से हम प्रोटेक्शन को भी बांट रहे हैं यहाँ पर कि किस किस के अगेंस्ट हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ठीक, दूसरा होता है हमारे पास डिफरेंस प्रोटेक्शन स्कीम। कौन सा होता है? डिफरेंस प्रोटेक्शन स्कीम। इसमें क्या काम करा जाता है, सीटी को, किसको भाई? सीटी को, आउटपुट और इनपुट, जिस इंस्ट्रूमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं, वहाँ पर डिफरेंस के अनुसार हमारी रिले ऑपरेट होती है। आउटपुट और इनपुट में डिफरेंस करते हुए डिफरेंशियल रिले ऑपरेट होती है। कौन सी भाई? रिले ऑपरेट होती है किसके सिद्धांत पर ऑपरेट होती है? डिफरेंस के सिद्धांत पर। वो इनपुट और आउटपुट में क्या करती है? तुलना करती है, और तुलना करके देखती है यदि दोनों तरफ करंट सेम है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अभी फॉल्ट की उसमें कंडीशन नहीं है। मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर है, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई इक्विपमेंट है, कोई भी इक्विपमेंट है, अल्टरनेटर भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यदि मैं कहूँ कि मैंने एक सीटी यहाँ पर लगाया, एक सीटी यहाँ पर लगाया,
इस सीटी के द्वारा दोनों को जोड़ा जाएगा और ये एक दूसरे को इस प्रकार जोड़ेंगे कि इधर की करंट और इधर की करंट की हमेशा ही तुलना करता रहे। यदि दोनों की करंट सेम है तो इसका मतलब तुलनात्मक वैल्यू जीरो, भाई कंपैरिजन वैल्यू जीरो होगी। तो जब तक वैल्यू जीरो होगी जब तक कंपैरिजन वैल्यू जीरो होगी तो इसका मतलब डिफरेंस भी जीरो, तब तक रिले ऑपरेट नहीं होगी। मान लीजिए इसके इस वाले एंड पर फॉल्ट हुआ तो इधर की करंट कम, इधर की करंट ज़्यादा, और जैसे ही करंट ज़्यादा होएगी इधर वाले साइड की और इधर वाले साइड की करंट ज़्यादा होने पर डिफरेंस घट जाएगा, कंपैरिजन ज़्यादा हो जाएगा, तो तुरंत ही रिले क्या हो जाएगी, ऑपरेट हो जाएगी। तो कहीं पर जैसी स्कीम जहाँ पर कंपैरिजन के द्वारा प्रोटेक्शन दिया जा रहा हो, जहां पर इनपुट और आउटपुट के कंपैरिजन पर या डिफरेंस पर प्रोटेक्शन दिया जा रहा हो, ऐसी स्कीम को बोला जाता है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम। क्या बोला जाता है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम। एक होता है डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम। डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम से मतलब इससे है कि एक कॉम्प्लीमेंट्री डिस्टेंस के लिए ही हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी रिले को 50 किलोमीटर की रेंज के लिए लगाया कि वो 50 किलोमीटर के अंदर होने वाले फॉल्ट को ही डिटेक्ट करेगी। यदि फॉल्ट आपका 100 किलोमीटर की रेंज पे होता है तो वह फॉल्ट का नाम एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ना ही उसको सेंस करेगी। तो ना सेंस करने वाली कंडीशन और सेंस करने वाली कंडीशन का मतलब ये है कि डिस्टेंस प्रोटेक्शन वहीं तक प्रोटेक्शन देगा जहां तक आपने उसकी डिस्टेंस को अरेंजमेंट करा है। इसको इम्पीडेंस रिले भी बोला जाता है, डिस्टेंस रिले भी बोला जाता है। जैसे कि डिस्टेंस प्रोटेक्शन में हम कुछ रिले का यूज करते हैं, इम्पीडेंस रिले, कंडक्टेंस रिले। कैसी भाई, कंडक्टेंस रिले, मोहो रिले और रिएक्टेंस रिले आदि चारों रिलेओं का सिर्फ डिस्टेंस प्रोटेक्शन के लिए यूज करा जाता है। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री जोन के लिए यूज होती है। किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट्री जोन के लिए यूज होती हैं। जैसे कि मैं कहूँ इस पार्ट में किस किस रिले का आप यूज कर सकते हैं, तो डिस्टेंस तो है मेरे पास। मैं कहूँ देखो, डिस्टेंस प्रीपोजिशनल टू होता है रिएक्टेंस के और रिएक्टेंस प्रीपोजिशनल टू होता है इम्पीडेंस के। किसके भाई, इम्पीडेंस के। जहाँ तक आपने रिएक्टेंस की सेट करा है और इम्पीडेंस को सेट करा है दूरी के कंपैरिजन में, वो वहीं तक की वैल्यू के लिए अवेलेबल होएगा कि जहां उसके अंदर फॉल्ट हुआ तुरंत हमारी रिले ऑपरेट हो जाएगी, उससे बाहर फॉल्ट हुआ तो रिले ऑपरेट नहीं होगी। तो इसका मतलब देखिए, मैं इसमें किस किस रिले को यूज कर सकता हूं। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में देखिए किस रिले का यूज करा जाता है। एक तो प्रयोग करते हैं मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन रिले को, मर्ज प्राइज रिले ही लिख लीजिए। मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन एक होता है परसेंटेज बाइज्ड रिले, एक होती है परसेंटेज बाइज्ड रिले, ऐसे लिखिए। इसमें होता है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में। इसमें ओवर करंट प्रोटेक्शन में जितनी भी मैं आपको बता चुका हूँ सिंगल क्वांटिटी वाली होती हैं, कप टाइप, डिस्क टाइप आदि सभी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ओवर करंट प्रोटेक्शन का। इसमें देखिए डिस्टेंस प्रोटेक्शन में हम ज़्यादातर किस रिले का यूज कर सकते हैं, एक तो इम्पीडेंस रिले का। किसका भाई, इम्पीडेंस रिले का, मोहो रिले का, रिएक्टेंस रिले का आदि, इन सभी का क्या करा जाता है, प्रयोग करा जाता है। रिएक्टेंस रिले का मीडियम साइज के लिए यूज करते हैं, मोहो रिले का मैक्सिमम दूरी के लिए यूज करते हैं, इम्पीडेंस का हम किसके लिए यूज करते हैं भाई, मीडियम डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मान लीजिए मैंने लिख दिया रिम, तो ये मेरे पास लो डिस्टेंस के लिए, ये मीडियम के लिए, ये हाई डिस्टेंस के लिए। मैं इसको यूज करता हूँ लो के लिए, इसको यूज करा जाता है भाई मीडियम के लिए, इसको यूज करा जाता है हाई डिस्टेंस के लिए। किसके लिए, हाई डिस्टेंस के लिए। अब देखिए एक हमारे पास अगला कंपोनेंट होता है, स्कीम होती है कैरियर करंट प्रोटेक्शन स्कीम। कौन सी भाई, कैरियर करंट प्रोटेक्शन स्कीम। कैरियर करंट प्रोटेक्शन स्कीम इन ट्रांसमिशन लाइन। क्या भाई, इन ट्रांसमिशन लाइन भी आप इसको लिख सकते हो। देखिए क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन ये ज़्यादातर यूज करा जाता है भाई ट्रांसमिशन लाइन में।
ट्रांसमिशन लाइन, फीडर में, ट्रांसमिशन लाइन में भी मैक्सिमम फीडर में यूज करा जाता है, क्योंकि फीडर में ज़्यादा लंबी दूरी के होते हैं, इसीलिए इसको यूज करा जाता है। देखिए पहले एक चीज़ देखिए, मैं इनकी वोल्टेज और लिखवाता हूँ आपको। इनकी वोल्टेज है, जब कभी भी कहे कि डिस्टेंस प्रोटेक्शन को हमेशा ज़्यादातर मैक्सिमम 33 kV से अबव के लिए प्रयोग करा जाता है। किसको? डिस्टेंस प्रोटेक्शन को। किसको भाई? डिस्टेंस प्रोटेक्शन को 33 kV से ज़्यादा ऊपर के लिए प्रयोग करा जाता है। दूसरा देखिए, दूसरा मेरे पास कैरियर करंट, इसको हम जब भी यूज करेंगे, इसकी वोल्टेज लिखना आप 132 kV से ऊपर की वोल्टेज के लिए हम कैरियर करंट प्रोटेक्शन इन ट्रांसमिशन लाइन स्कीम का यूज करते हैं। देखो ट्रांसमिशन लाइन और फीडर में करा कैसे जाता, एक तो देखो रेडियो होती है, जैसे रेडियो, एक हम रिसीवर यूज करते हैं, एक ट्रांसमीटर यूज करते हैं। एक तो हमारे पास होता है भाई रिसीवर, और एक होता है हमारे पास ट्रांसमीटर, एक होता है हमारे पास ट्रांसमीटर। रिसीवर और ट्रांसमीटर को, क्योंकि रिले ज़्यादातर कहाँ करती हैं, एक प्रोटेक्टिव जोन के अंदर काम करती हैं। मान लीजिए ये मेरे पास 100 किलोमीटर लंबी लाइन है, 500 किलोमीटर की मानिए, कितनी है, लगभग 500 किलोमीटर की। ये 100 मीटर की रेंज पर इस पर दिए हुए हैं कि यहाँ 100 मीटर की रेंज है, ये 100 मीटर की रेंज है, टोटल 500 की है। यहाँ पर मान लीजिए 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये मान लीजिए 500 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। मैं क्या काम करता हूँ, कैरियर करंट प्रोटेक्शन इन ट्रांसमिशन लाइन के लिए, कि यहाँ पर लास्ट एंड पर क्या करा जाता है, रिसीविंग एंड पर एक तो रिसीवर का यूज करते हैं और ट्रांसमीटर का भी इधर ही यूज करते हैं। देखो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर फॉल्ट हुआ, तो फॉल्ट होने पर तुरंत ही क्या काम कराएगा, इस सिग्नल ट्रांसमिट करा जाएगा। भाई यहाँ पर एक वर्चुअली वोल्टेज आ रही थी, लेकिन करंट की वैल्यू कम थी, लेकिन जैसे ही करंट या वोल्टेज आनी दोनों बंद हो गए, इसका मतलब फॉल्ट हो सकता, या फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर शॉर्ट हो जाए। तुरंत ही क्या काम करा जाएगा, ट्रांसमीटर के द्वारा सिग्नल भेजा जाएगा, और सिग्नल के द्वारा ट्रांसमिशन लाइन, हो सकता है कि हम ट्रांसमिशन लाइन को प्रोवाइड करें, बाकी कुछ और भी सिस्टम हो सकता है, वो कम्युनिकेशन के साथ भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि ट्रांसमीटर के द्वारा सिग्नल भेजा जाता है और रिसीवर उस सिग्नल को रिसीव करता है, और तुरंत रिले को क्या करा जाता है, ऑपरेट करा जाता है। तो जहाँ पर ट्रांसमीटर द्वारा सिग्नल भेजा जाता हो और रिसीवर द्वारा रिसीव करा जाता हो और रिले को ऑपरेट करा जाता हो, ऐसे स्कीम को बोला जाता है कैरियर करंट प्रोटेक्शन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन स्कीम। तो ये ज़्यादातर लॉन्ग लाइन ट्रांसमिशन के लिए ही यूज करा जाता है। रिसीवर, और ये याद रखना है, रिसीवर और ट्रांसमिशन रिसीविंग एंड पर ही या लास्ट एंड पर ही प्रयोग करे जाते हैं। और इसमें जो फ्रिक्वेंसी का हम यूज करते हैं 50 हर्ट्ज से लेकर 50 किलो हर्ट्ज तक, कितने भाई, 500 किलो हर्ट्ज तक, कितने भाई, 500 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के द्वारा रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग करा जाता है। और ज़्यादातर ये देखो, ये सब इंटरनल फॉल्ट के लिए, किसके लिए, इंटरनल फॉल्ट के लिए, ये भी इंटरनल फॉल्ट के लिए, ये भी इंटरनल फॉल्ट, ये तो आउटर फॉल्ट के लिए भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों इंटरनल फॉल्ट के लिए स्कीम है। ये होता भाई सब एक्सटर्नल फॉल्ट, जब कभी एक्सटर्नल फॉल्ट, ये है एक्सटर्नल फॉल्ट स्कीम। क्या है भाई, एक्सटर्नल फॉल्ट स्कीम, ये इंटरनल फॉल्ट स्कीम है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी स्कीम को हम कैसे कैसे यूज करते हैं। पहला देखिए, मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन सिस्टम। ट्रांसमिशन लाइन में या डिस्ट्रीब्यूशन में या ट्रांसफार्मर में या अल्टरनेटर में एक होता है मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन सिस्टम। प्रयोग कैसे करते हैं उसको, कौन सा बोला मैंने भाई, मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन सिस्टम। देखो मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन सिस्टम,
देखिए मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन सिस्टम क्या करती है, ये कंपैरिजन करती है। मर्ज प्राइज या तो वोल्टेज के रेस्पेक्ट में कंपैरिजन करेगी या करंट के रेस्पेक्ट में कंपैरिजन करेगी, या तो वोल्टेज के में। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि हम सीटी के द्वारा आउटपुट और इनपुट की या तो करंट को कंपैरिजन करवाएंगे या फिर वोल्टेज को कंपैरिजन करवाएंगे। यदि मेरे पास सीटी, दोनों सीटी किसी भी उसके लिए इक्विपमेंट के लिए इनपुट और आउटपुट पर पैरेलल में जुड़े हैं तो वो करंट प्रोटेक्शन के लिए यूज करी जाएगी। इसमें जुड़े हैं अपोजिट डायरेक्शन में जुड़े हैं, यदि सेम डायरेक्शन में जुड़े हैं तो करंट प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जुड़े हैं तो वो वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए यूज करी जाएगी। देखिए पहली बात तो ये, इसमें हमारे पास दो तरीके से हम यूज करते हैं। देखिए यहाँ रिले एक्रोस जो होती है डिफरेंस प्रोटेक्शन पर काम करती है। देखो 2 CTs वर्क्स ऑन डिफरेंस, किस पर भाई, डिफरेंस आउटपुट और इनपुट क्वांटिटी, आउटपुट एंड इनपुट क्वांटिटी। या तो वो क्या हो सकती है, या तो वोल्टेज को कंपैरिजन करे, या फिर किसको कंपैरिजन करे, या फिर करंट को कंपैरिजन करे। किसको कंपैरिजन करे, करंट को वो करे, और उनके डिफरेंस पर काम करती है। किस पर भाई, डिफरेंस पर। डिफरेंस का मतलब कंपैरिजन से ही ध्यान रखना है, डिफरेंस वही है कि कंपैरिजन हो रहा। डिफरेंस भी तो जब ही निकल के आएगा जब दो चीज़ों का कंपैरिजन करा जाएगा, उन दो चीज़ों में जो कंपैरिजन निकल के आएगा उसी को डिफरेंस बोला जाएगा। तो ये वही डिफरेंस है भाई। और देखिए इसको हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो होता है करंट बैलेंस सिस्टम, जब मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ तो तब मैं बोलूँगा उसको करंट बैलेंस सिस्टम। कौन सा भाई, करंट बैलेंस सिस्टम। दूसरा होता है वोल्टेज बैलेंस सिस्टम। वोल्टेज बैलेंस सिस्टम। देखिए करंट बैलेंस सिस्टम में देखिए पहले हम बात करते हैं किसकी, करंट बैलेंस सिस्टम की ही। करंट बैलेंस सिस्टम में देखिए देखो दो रिले होती है। मान लीजिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये मान लीजिए मेरे पास कोई इक्विपमेंट है जिसका मैं प्रोटेक्शन करना चाहता हूँ, इसमें एक वो होती है कि ये एक प्रोटेक्टिव जोन के लिए ही यूज करी जाती है। यह है एक प्रोटेक्टिव जोन के लिए, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिट प्रोटेक्शन। ये मान लीजिए सीटी है प्राइमरी की और ये सीटी है सेकेंडरी की। मैं क्या करता हूँ, सीटी और प्राइमरी के सेकेंडरी पर, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को ऐसे जोड़ देता हूँ। देखिए इसका प्राइमरी और इसका सेकेंडरी, इसका प्राइमरी है इसके सेकेंडरी से जुड़ा है, इसका सेकेंडरी इसके प्राइमरी से जुड़ा है। इसका मतलब करंट का फ्लो एक डायरेक्शन में होएगा। ये यदि इधर को चलेगा तो ये करंट भी भाई इधर को चलेगा। अब मैंने क्या काम करा, इन दोनों का डिफरेंस मुझे कहाँ पर मिलेगा, बीच में मिलेगा। इन दोनों के डिफरेंस पर ही मैंने एक रिले लगा दिया आर। इस स्कीम को बोला जाता है मर्ज प्राइज। कौन सा भाई, मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन करंट बैलेंस सिस्टम। मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन करंट बैलेंस सिस्टम इसी को बोला जाता है। अब जरा देखिए एक करंट तो भाई मुझे इधर से मिलेगी, ये करंट तो इधर से जा रही थी। मान लीजिए कि इसकी इनपुट पर यहाँ पर करंट क्या थी, I1 कैपिटल I1, यहाँ पर करंट है कैपिटल I2, यहाँ पर करंट है स्मॉल I1, यहाँ पर करंट है स्मॉल I2। ठीक, यहाँ पर मैंने करंट मानी है स्मॉल I2, यहाँ पर करंट मारी है स्मॉल I1। देखिए यदि कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन या हमारे प्रोटेक्टिव जो भी इक्विपमेंट है उसमें फॉल्ट नहीं हुआ है तो अब नॉर्मल कंडीशन में, किसमें भाई, नॉर्मल कंडीशन में I1 बराबर क्या होता है, I2 होता है।
I1 बराबर I2 होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि कंपैरिजन देखूँ मैं जब इन दोनों करंट का, तो I1 बराबर I1 माइनस का I2 होना चाहिए, ये तो इसके इक्वल होनी चाहिए। तो कंडीशन में कंपैरिजन देखोगे तो कंपैरिजन कितना बैठेगा, I1 माइनस का I2 बराबर 0। कंपैरिजन होता है I1 माइनस का I2 बराबर 0, तो इसका मतलब हमारे रिले ऑपरेट नहीं होगी। रिले इज नॉट ऑपरेटेड दिस कंडीशन, इस कंडीशन पर रिले ऑपरेट नहीं होगी। रिले इज नॉट ऑपरेट, तो ये कंडीशन में रिले ऑपरेट नहीं होगी। अब देखिए रिले कब ऑपरेट होगी, रिले भाई यहाँ पर ऑपरेट नहीं होगी। अब देखिए रिले कब ऑपरेट होगी। अब मान लीजिए कि इसमें फॉल्ट हुआ, इसमें फॉल्ट अकर हुआ। जैसे ही फॉल्ट होएगा, देखिए ये वाली करंट जो होती है, जो ये करंट फ्लो हो रही है, इसको सर्कुलेटिंग करंट भी बोला जाता है। पहले तो ये देखिए, ये मेरे पास होता है पाइलोट वायर है। क्या होता है भाई, ये पाइलोट वायर। और इसमें जो फ्लो होने वाली करंट होती है उसे बोला जाता है सर्क्यूलेटिंग करंट। कौन सी करंट होती है भाई, वो सर्क्यूलेटिंग करंट होती है, उस करंट को बोला जाता है सर्कुलेटिंग करंट। अब देखिए फॉल्ट अगर हुआ, फॉल्ट अगर होने पर इसका मतलब यह है कि I1 और I2 की वैल्यू अब फॉल्ट कंडीशन में, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर भाई फॉल्ट कंडीशन। तो फॉल्ट कंडीशन में I1 बराबर I2 नहीं बैठेगा भाई, I1 I2 के बराबर नहीं बैठ सकता, ठीक। लेकिन एक चीज़ और याद रखिए, अब जैसे ही I1 बराबर I2 नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब I1 जो स्मॉल I1 लिखा है वो I2 के बराबर में नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब I1 माइनस का I2 बराबर डिफरेंस भी तो नहीं बैठेगा 0 के बराबर। हम यह चाहते हैं कि हमारे पास डिफरेंस 0 हो, लेकिन फॉल्ट की कंडीशन में डिफरेंस 0 नहीं है। और जैसे ही फॉल्ट की करंट में डिफरेंस 0 नहीं होएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी करंट की। और जैसे ही यहाँ पर करंट की कुछ वैल्यू आएगी, रिले ऑपरेट होएगी। रिले ऑपरेट होएगी, क्या काम करेगी, रिले एकदम ही स्क्रैच को, फॉल्ट को सेंस करेगी और सर्किट को सिग्नल भेजेगी और सर्किट ट्रिप हो जाएगा। और ट्रिप होते ही हमारा जो इक्विपमेंट है वो जलने या बेकार होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा भाई। यही इसी प्रोटेक्शन स्कीम को बोला जाता है भाई मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन करंट बैलेंस सिस्टम। अब देखिए इसमें इसका ज़्यादातर हम यूज करते हैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में। इसका यूज और लिख लीजिए, मैं कहूँगा हम इसका यूज कहाँ पर करते हैं, तो इसका यूज करते हैं भाई शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जनरेटर, मोटर, अल्टरनेटर आदि, इसी में इसका प्रयोग करा जाता है। लेकिन अब यदि इसमें एक ड्रॉबैक होता है बहुत बड़ा भाई, ड्रॉबैक इसके अंदर नहीं होता, ड्रॉबैक इसके अंदर होता है सीटीआर इसके अंदर ड्रॉबैक नहीं होता इस सिस्टम के अंदर, यहाँ पर रिले के अंदर ड्रॉबैक होता। ड्रॉबैक क्या होता है, ड्रॉबैक ये होता है कि जब कभी भी वोल्टेज 1 kV से ज़्यादा होती है, वोल्टेज 1 kV से जैसे ही ज़्यादा होएगी, तो क्या होगा, हाई कैपेसिटेंस के कारण, ड्यू टू हाई कैपेसिटेंस के कारण रिले ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाती है। और हम यह चाहते नहीं कि हमारी रिले ऑटोमेटिक ऑपरेट हो। यदि रिले बिना फॉल्ट के ही ऑपरेट हो जाएगी तो इस स्कीम का क्या फ़ायदा। तो इसलिए हम ऐसा चाहते हैं कि रिले हमारी फॉल्ट में ही ऑपरेट करे, विदाउट फॉल्ट ऑपरेट नहीं करे। लेकिन जैसे ही वोल्टेज को 1 kV से ऊपर करा जाता है, रिले में क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक ही हाई कैपेसिटेंस के कारण चार्ज होता है, और चार्ज होने के कारण ये सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करती है। कौन सी सर्कुलेटिंग करंट, और तो रिले ऑपरेट हो जाती है। अब देखिए, अब क्या काम करा जाता है, इस सर्कुलेटिंग करंट को हाई कैपेसिटेंस के कारण, किसके कारण, हाई कैपेसिटेंस के कारण फ्लो ना हो, इसके लिए एक अरेंजमेंट करा जाता है। और उस अरेंजमेंट का नाम ही इसी रिले को दूसरा नाम देता है। उस नाम को बोला जाता है परसेंटेज वाइज्ड डिफरेंशियल करंट बैलेंस सिस्टम।
कौन सा भाई, परसेंटेज वाइज डिफरेंशियल मर्ज प्राइज करंट प्रोटेक्शन या करंट बैलेंस सिस्टम। इसी को किसको भाई, सर्कुलेटिंग या कैपेसिटेंस इफेक्ट को कम करने के बाद उस सिस्टम को क्या बोला जाएगा, मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन, और परसेंटेज वाइज करंट बैलेंस सिस्टम भी इसी को बोला जाएगा। फिर देखिए अब बात करते हैं हम अगली परसेंटेज वाइज बीम या डिफरेंशियल रिले की या सिस्टम की। भाई देखिए अगला हमारे पास सिस्टम है परसेंटेज डिवाइड। अगला हमारे पास सिस्टम है परसेंटेज वाइड। कौन सा भाई, परसेंटेज वाइज्ड बीम प्रोटेक्शन सिस्टम, ऐसे लिख लीजिए इसको, परसेंटेज वाइज्ड बीम है वही करंट प्रोटेक्शन ही है भाई, ये मर्ज प्राइज करंट प्रोटेक्शन ओवर वही है, लेकिन मैं अभी इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इतना ही लिख रहा हूँ कि परसेंटेज वाइज्ड बीम प्रोटेक्शन सिस्टम। देखिए अब मैंने क्या काम करा, मुझे कैपेसिटेंस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है। मैंने अपना वही फंडा अपनाया जो मैं पहले मर्ज प्राइज में अपना रहा था और अभी भी है मर्ज ही प्राइज। मैंने सी टी एज इट इज करा, सी टी भी एज इट इज करा, वही अरेंजमेंट है प्राइमरी सेकेंडरी से, सेकेंडरी प्राइमरी से। लेकिन मैंने क्या काम करा, अब के जो मैंने नीचे वाले पायलट वायर है इसके अंदर कुछ टर्नों का अरेंजमेंट करा, कुछ टर्नों का अरेंजमेंट इस प्रकार करा कि एक रिस्ट्रैंड कोयल लगाई मैंने, जिसको नाम दिया मैंने भाई रिस्ट्रैंड कोयल। किसका नाम दिया, रिस्ट्रैंड कोयल। रिस्ट्रेनिंग या रिस्ट्रेनिंग भी बोला जाता है, रिस्ट्रेनिंग भी बोला जाता है, रिस्ट्रेनिंग लिखिए आप, रिस्ट्रेनिंग कोयल। अब रिस्ट्रेनिंग कोयल में मैंने ऑपरेटिंग कोयल लगाई। क्या लगाई भाई, ऑपरेटिंग कोयल, और ऑपरेटिंग कोयल को बिल्कुल उसके मिडिल से जोड़ दिया। अब मैं कहूँ कि ये मेरे पास रिस्ट्रेनिंग कोयल है, ये मेरे पास ऑपरेटिंग कोयल है। कौन सी कोयल है भाई, ये ऑपरेटिंग कोयल। यहाँ के टर्न मान लीजिए रिस्ट्रेनिंग कोयल के इधर टर्न है NR/2, इधर भी टर्न है भाई NR/2। यहाँ का टॉर्क मान लीजिए TR, यहाँ का टॉर्क मान लीजिए T0। ये मेरे पास क्या है, ऑपरेटिंग कोयल है, ये मेरे पास क्या है, रिस्ट्रेंड कोयल है। कौन सी कोयल है, रिस्ट्रेंड कोयल। देखिए अब क्या करती है, पहले तो इसमें देखिए जो ऑपरेटिंग कोयल होती है और जो रिस्ट्रेंड कोयल होती है, इन दोनों का टॉर्क एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। लिख लीजिए इसको कि रिस्ट्रेंडिंग कोयल प्रोड्यूस द टॉर्क अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑपरेटिंग कोयल। रिस्ट्रेनिंग कोयल प्रोड्यूस्ड टॉर्क अपोजिट टू द ऑपरेटिंग कोयल। ऑपरेटिंग कोयल के उसमें जनरेट करती है उल्टा भाई, किसके में, ऑपरेटिंग कोयल के। इसका मतलब मैं कहूँ कि यदि विपरीत डायरेक्शन में लिखूँ तो T0 बराबर, या तो मैं बराबर भी लिख सकता हूँ, यदि दोनों एबनॉर्मल कंडीशन में TR के बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं, TR, ठीक है। T0 बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं, TR। दोनों का टॉर्क क्या होएगा भाई, लेकिन होएगा अपोजिट में। अपोजिट में तुम इसको माइनस भी कर सकते हो कि T0 बराबर माइनस का TR। टॉर्क दोनों का विपरीत डायरेक्शन में होता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में, वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में जब फॉल्ट नहीं हुआ है, रिस्ट्रेनिंग कोयल का टॉर्क ऑपरेटिंग कोयल के टॉर्क से ज़्यादा होता है। याद रखना है
कि नॉर्मल कंडीशन में रीस्ट्रेनिंग कोयल का टॉर्क ऑपरेटिंग कोयल से ज़्यादा होता है और रिले हमारी ऑपरेट नहीं होती है। मैंने लिखा है पर परसेंटेज बाइज्ड। परसेंटेज बाइज्ड का मतलब है कि करंट का फ्लो अब अलग डायरेक्शन में है। इधर को मान लीजिए ये वाला है और इधर को मान लीजिए भाई ये है। अब मैं कहूँ कि यदि ये करंट इधर को जा रही है तो ये करंट भाई इधर को जाएगी, ये करंट इधर को जाएगी। देखिए ये रिस्ट्रेंड कोयल होगी, ये ऑपरेटिंग कोयल होगी। अब बाइज्ड का मतलब है कि बैलेंस कंडीशन में, एक मैंने बोला है मान लीजिए यहाँ पर करंट है कैपिटल I1, यहाँ पर करंट है कैपिटल I2, ये स्मॉल I1 है और ये मेरे पास स्मॉल I2 है। तो I1 है मेरे पास और I2 है। बाइज्ड या बैलेंस कितना बनेगा, I1 प्लस का I2/2। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि जब तक नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेटिंग कोयल में, देखिए यदि यहाँ से करंट आई, मान लीजिए कि यहाँ से करंट आई, ये करंट इधर को जाएगी, एक करंट इधर को जाएगी, तो इसका मतलब है ये वाली कोयल करंट आधी बट गई, करंट आधी बट गई, इधर गई और इधर गई, तो इसको तो आधी करंट मिली लेकिन इसको कंप्लीट करंट मिली। तो इसका मतलब इस वाली कोयल का टॉर्क, इधर वाली कोयल का टॉर्क इस वाली कोयल पर कौन सा करंट टॉर्क लगाएगा, जो ऑपरेटिंग टॉर्क है विपरीत डायरेक्शन में, और इधर से भी कौन सा लगाएगा, आधा टॉर्क लगाएगा और आधा इधर से आ रहा भाई। तो टॉर्क दोनों के दोनों बराबर। देखो एक करंट ये चल के आ रही है इसमें, एक करंट ये चल के आ रही है। इधर का टॉर्क रिस्ट्रेंड कोयल का इधर को कंट्रोल करेगा, इधर का रिस्ट्रेंडिंग कोयल इधर को कंट्रोल करेगा। तो इसका इसको न्यूट्रलाइज करेगा, इसका इसको न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक, लेकिन जैसे ही किधर भी फॉल्ट हो जाओ, इधर फॉल्ट हो जाओ या इधर फॉल्ट हो जाओ, इधर फॉल्ट हो जाओ या इधर फॉल्ट हो जाओ, इसका तो टॉर्क अपनी जगह सेम रहेगा। इसका और इसका टॉर्क यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि डबल टॉर्क जनरेट कर रही है और ये आधा। जैसे ही फॉल्ट हुआ, फॉल्ट कंडीशन में इधर की इधर फॉल्ट हुआ तो इधर की करंट गड़बड़ाएगी, यहाँ का यहाँ का टॉर्क तो सेम हुआ है। लेकिन जैसे ही यहाँ से करंट ज़्यादा फ्लो होगी, करंट यहाँ से फॉल्ट की कंडीशन में ज़्यादा फ्लो होगी, तुरंत ऑपरेटिंग टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा होएगी, और जैसे ही ऑपरेटिंग टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा होएगी तुरंत रिले क्या काम करेगी, ट्रिप कर जाएगी। और इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है उसको मान लीजिए आप I1 माइनस का I2, ये होती है डिफरेंस करंट। और इसी डिफरेंस करंट के आधार पर हमारी ऑपरेटिंग कोयल क्या करती है भाई, वर्क करती है। क्या करती है भाई, वर्क करती है। ठीक भाई, तो रिस्ट्रेनिंग कोयल हो गया, एक ऑपरेटिंग कोयल हो गया। तो रिस्ट्रेनिंग कोयल में बहने वाली करंट कितनी है, ये है रिस्ट्रेनिंग करंट, ये है भाई रिस्ट्रेनिंग करंट। और ऑपरेटिंग करंट कितनी होती है, ये है मेरे पास ऑपरेटिंग कोयल की करंट, ऑपरेटिंग कोयल करंट। कौन सी भाई, ऑपरेटिंग कोयल करंट। तो ये मेरे पास रिस्ट्रेनिंग कोयल की है और ये मेरे पास है ऑपरेटिंग कोयल की करंट। तो कंपैरिजन देखोगे, जब नॉर्मल कंडीशन है, फॉल्ट नहीं हुआ है, तो रिस्ट्रेनिंग कोयल की जो बाइज्ड करंट है I1 प्लस का I2 की वैल्यू ज़्यादा होती है इसके मुकाबले। जैसे ही फॉल्ट होएगा इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, रिले क्या कर जाएगी, ऑपरेट कर जाएगी। तो ये हमारे पास स्कीम यूज होती है परसेंटेज बाइज्ड बीम प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन और मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन आदि के नाम से जानी जाती है। और इसी में हम इसका यूज करते हैं, जैसे कि शॉर्ट ट्रांसमिशन, उसमें ट्रांसफार्मर के लिए, अल्टरनेटर के लिए, ये वही है, पीछे वाले सभी को हम उसी में यूज करते हैं। अंतर इतना है, इसके कैपेसिटेंस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐसा करा जाता है। अगला होता है हमारे पास वोल्टेज के साथ मेथड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यार सोचा कि सिर्फ करंट को ही हम यूज कर सकते हैं क्या, सीटी के द्वारा वोल्टेज को यूज नहीं करा जा सकता। देखिए अब है मेरे पास प्रोटेक्शन वोल्टेज की रेशंस में, किसमें भाई, वोल्टेज और ईएमएफ प्रोटेक्शन। मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन ही है, मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन ही है, लेकिन है वोल्टेज की फॉर्म में। अब देखिए वोल्टेज ऑफ ईएमएफ, वोल्टेज ऑफ ईएमएफ पोटेंशियल कौन सा भाई, पोटेंशियल। और यह वोल्टेज बैलेंस्ड मेथड, वोल्टेज बैलेंस
मेथड भी इसको बोला जाता है। वोल्टेज ईएमएफ पोटेंशियल या वोल्टेज बैलेंस मेथड, ये हमारे पास मेथड है किसके भाई, सीटी का, जब हम उसके वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। देखिए अब क्या करते हैं, मैं सीटी को ऐसे अरेंजमेंट करता हूं कि वो वोल्टेज के आधार पर काम करे। मान लीजिए मेरे पास कोई इक्विपमेंट जिसका मैं प्रोटेक्शन कर रहा हूं, ठीक, जिसका मैं प्रोटेक्शन कर रहा हूं, सीटी एज इट इज, सीटी एज इट इज। लेकिन अब क्या करना है, अब यह है मुझे जो सीटी लगाने हैं, पहले जो मैंने सीटी अरेंजमेंट करे थे प्राइमरी से सेकेंडरी, इसके प्राइमरी से इसका सेकेंडरी था, इसके सेकेंडरी से इसका प्राइमरी था। लेकिन अब प्राइमरी को प्राइमरी में एडजस्ट करिए, सेकेंडरी को सेकेंडरी में एडजस्ट करिए। देखिए कैसे, ये इसका प्राइमरी है, ये हो गई भाई, ये मैंने लगा दी रिले। देखो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में लगी हुई हैं, किस में, पैरेलल में लगी हुई है, लेकिन रिले किस में लगी हुई है भाई, सीरीज में लगी हुई है। ये मेरे पास प्रोटेक्ट से वो है इक्विपमेंट जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। देखिए अब क्या होता है, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, यहाँ मान लीजिए वोल्टेज E1 है, यहाँ मान लीजिए वोल्टेज E2 है। बस आपको याद इतना रखना है कि यहाँ पर जो वोल्टेज होएगा, क्योंकि ये मैंने अपोजिट डायरेक्शन में एडजस्ट करे हैं, तो यहाँ का वोल्टेज माइनस में आएगा। यहाँ जो आउटपुट पर मुझे मिलेगा वोल्टेज कंपैरिजन, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज, और नहीं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर वोल्टेज, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो वोल्टेज जो मुझे मिलेगा वो विपरीत डायरेक्शन में मिलेगा। किस में मिलेगा भाई, विपरीत डायरेक्शन में। देखिए पहले एक चीज़ देखिए, नॉर्मल कंडीशन में क्या होएगा, नॉर्मल कंडीशन में I1 बराबर I2 रहना ही रहना है। फॉल्ट की कंडीशन में क्या होएगा, I1 बराबर I2 के नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है इस कंडीशन में मैं कह सकता हूँ कि भाई E1 बराबर E2 रह सकता मेरे पास, लेकिन इस कंडीशन में E1 बराबर E2 के नहीं पर रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, E1 बराबर E2 के नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है E1 माइनस का E2 बराबर 0 के नहीं बैठने वाला। तो यह क्या होएगा, जैसे ही E1 माइनस E2 में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, ये वही है भाई, डिफरेंस प्रोटेक्शन ही है। लेकिन इसको मैं अब बोल रहा हूँ वोल्टेज की तरह जब मैं यूज करूँगा, तो जैसे ही E1 माइनस का E2 फॉल्ट की कंडीशन में, E1 माइनस का E2 इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज जनरेट होएगा, तुरंत ही फॉल्ट रिले क्या करेगी, हमारी ऑपरेट करेगी और सर्किट को ट्रिप करेगी। यदि आप इसकी करंट यहाँ निकालोगे कि करंट कितनी हो सकती है फॉल्ट की कंडीशन में, तो E1 माइनस का E2 और अपॉन का Z हो सकती है, ये हो सकती है हमारे पास करंट। तो यही आपको मेथड याद रखना है। लेकिन ये भी याद रखना है E1 और E2 किस में जनरेट होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। E1 और E2 किस में जनरेट होते हैं भाई, अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होते हैं। जब तक कंडीशन हमारे पास नॉर्मल है तब तक E1 बराबर E2, लेकिन जैसे ही फॉल्ट की कंडीशन होगी तो E1 बराबर E2 के नहीं बैठेगा, और जैसे ही E1 और E2 में डिफरेंस आएगा वैसे ही रिले क्या काम करेगी, हमारी ऑपरेट करेगी। रिले क्या करेगी भाई, ऑपरेट करेगी। अब देखिए इसमें कुछ कमियां हैं कि यदि आप सीटी को यूज करोगे, क्या सीटी को यूज करेंगे तो वो इक्वल रेशो का होना चाहिए। सीटी दोनों समांतर में लगाई जाती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो सेम होना चाहिए। लेकिन इसमें एक कमी भी ये है, इसमें एक कमी ये है, सबसे बड़ी कमी ये है कि ये जो हमारे पास सीटी है, जब विदाउट फॉल्ट की कंडीशन में इसके अक्रॉस वोल्टेज ये ओपन सर्किट की तरह काम करती हैं। और आपको याद होगा सीटी को कभी भी ओपन नहीं छोड़ना चाहिए, ये ओपन की तरह काम करती हैं, और ओपन के होने के कारण इनके अक्रॉस वोल्टेज बहुत ज़्यादा जनरेट हो सकता है। और जनरेट होने के कारण कभी कभी क्या करती है, ये लाइन के रिएक्टेंस या इम्पिडेंस को बढ़ा देती हैं, लाइन के रिएक्टेंस या इम्पिडेंस को बढ़ा देती हैं।
इसीलिए हम इसको कम यूज करते हैं और करंट वाले प्रोटेक्शन को ज़्यादा यूज करते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ पर करा जाता है? इसका यूज करा जाता है शॉर्ट सर्किट के लिए भी यूज करा जाता है, अर्थ फॉल्ट के लिए भी यूज करा जाता है, इंटरटर्न फॉल्ट के लिए भी यूज करा जाता है। मैं इसके लिख दूँ यूजेज, तो पहला यूजेज लिखिए शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए। दूसरा इंटरटर्न फॉल्ट के लिए, इंटरटर्न फॉल्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं हम इसको। अर्थ फॉल्ट के लिए भी यूज करा जा सकता है, अर्थ फॉल्ट के लिए भी इसको यूज करा जा सकता है। इधर लगा के जा, लगाइए दीपांशु से बाहर से लगा, इन्हें डाली ना खून पी लिया।